हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और ये 8-9 अप्रैल को जो न्यूज़ में रहते हैं चीज़ें उनको हम यहाँ पर आज डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे कि जो करंट अफेयर्स में था उसको हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के संबंध में न्यूज़ थी। इसके अलावा जो हिमालय क्षेत्र में ओक होता है उसको लेकर न्यूज़ थी। ट्राई न्यूज़ में था, उसको यहाँ पे हम समझेंगे। इसके अलावा जो ये फ़िश है, शेलेयर फ़िश है, वो न्यूज़ में थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना फिर न्यूज़ में थी। पोषण पखवाड़ा न्यूज़ में था। फिर कुछ पेयर्स में भी चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे अगर आप देखोगे उनको तो मतलब अलग अलग पैटर्न में हम यहाँ पे एमसीक्यूज़ देखते हैं। और जो एमसीक्यूज़ होते हैं करंट अफेयर बेस्ड होते हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, जो भी यूपीएससी वेबसाइट्स होती हैं, कहीं भी कोई ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे मिलते हैं उन पे मैं एमसीक्यू यहाँ पे बनाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं, रैंडमली क्वेश्चन पिक करते हैं। पहले पिक करते हैं इस योजना को, पीएम मुद्रा योजना को। इम्पॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इसलिए कि आपको पता है कि सरकार ने सुधार तो बहुत सारे लाए हैं ना जब से आज़ादी हुई उसके बाद। लेकिन क्या हो रहा था कि जो लोन हुआ करता था, लोन लिमिटेड सेक्टर को मिला करता था। मतलब जिनके पास अच्छा बैकअप है, बड़ी कंपनी है, उनको लोन मिला करता था। जो छोटे उद्यमी होते हैं, दुकानदार होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, उनको कभी भी कोलेट्रल फ्री लोन नहीं मिल पाता था। सरकार ने सोचा कि क्यों ना एक योजना ऐसी लाई जाए जिसके तहत कि लोगों को, उद्यमियों को, दुकानदारों को इनको लोन मिले। तो सरकार ने पीएम मुद्रा योजना की शुरुआत की, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो बिना गारंटी की लोन प्रदान करती है। ठीक है। अब अगर आप देखोगे सरकार में इसका पर्पज़ क्या था, बिना गारंटी लोन देना, प्रोसेस आसान हो, लोन जल्दी मिले, है ना। तो अब ले कौन सकता है, किसान से जुड़े हुए छोटे व्यापार, सेवा क्षेत्र वाले भी ले सकते हैं। तो अगर आप देखो स्टार्टअप ले सकते हैं। और इसको कब शुरू किया गया था, 2015 में शुरू किया गया था। तो एक तो ये टाइमलाइन आपको पता होनी चाहिए। फिर जो ये लोन का क्लासिफिकेशन किया गया तो 3 कैटेगरी के लोन है। पहला है शिशु कैटेगरी का लोन। शिशु कैटेगरी का लोन ऐसा होता है जब 50,000 तक का किसी को लोन लेना होता है तो उसे शिशु कैटेगरी के लोन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो उसे 50,000 रुपये का लोन शुरुआती व्यापार के लिए मिलता है। फिर 50,000 से लेके 500,000 या 5 लाख तक का लोन अगर किसी को चाहिए, 500 के तक का लोन चाहिए, या कोई मीडियम लेवल का व्यवसाय शुरू कर रहा है, व्यवसाय बढ़ा रहा है, तो यहाँ पर उसे 5 लाख तक का लोन मिल सकता है। किसमें? किशोर में। ठीक, किशोर ये है बेसिकली, ठीक है ना, किशोर। ठीक। फिर तीसरी कैटेगरी है तरुण। अब तरुण में अगर किसी को 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख तक का लोन चाहिए तो वो तरुण में अप्लाई कर सकता है। उसे वहाँ पे लोन की प्रोबेबिलिटी है कि उसे मिल जाएगा। तो ये तो बात हो गई। यहाँ पे स्कीम प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना विच कैटेगरी ऑफ लोन स्पेसिफाइड डिजाइन अमाउंट एक्सीड 10 लाख एंड अप टू 20 लाख। किस कैटेगरी में हाल में क्या कर दिया कि जो अमाउंट है उसको बढ़ाकर 10 लाख से 20 लाख कर दिया। ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। अब इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अब अगर हम देखें करंट अफेयर में यही तो था ही कि जो लघु, सूक्ष्म और लघु जो उद्योग है उसको चालू किए हुए 11 साल हो गए, है ना, 11-12 साल हो गए। तो इस वजह से ये यहाँ पे बात हो रही है। ठीक। अब यहाँ पे एक कैटेगरी लाई गई है नई थी, तरुण प्लस। तरुण प्लस में क्या कर दिया गया है, जो 10 लाख तक का लोन मिल रहा था, 10 लाख से लेके 20 लाख तक का लोन अगर किसी को चाहिए तो तरुण प्लस कैटेगरी में लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। अब इस ऋण का उपयोग मैन्युफैक्चर में, ट्रेडिंग में, सर्विस सेक्टर में, वो हर जगह कर सकते हैं जहाँ पर उनको व्यापार करना है। ठीक है। कब शुरू किया तो 8 अप्रैल 2015 को इस स्कीम की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम है। ठीक है। तो अब क्या हुआ ना कि आप एक करंट अफेयर को सिर्फ एमसीक्यू के फॉर्मेट में मत देखो, पूरा स्टैटिक के फॉर्मेट में देखो। लेट्स की क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री द्वारा समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी पहलों की शुरुआत की गई है। अगर आपको एक भी स्कीम इस तरह की याद है जिसमें अच्छे फैक्ट्स आपने यहाँ पे रख दिए तो आपका जो कंटेंट हो गया मेंस में भी इनहेंस हो गया। प्रीलिम्स में तो आप आंसर सही कर ही ले जाओगे, लेकिन मेंस में भी आपका ये काम आने वाला है। इस तरह से कंप्लीट एक डिटेल देना करंट अफेयर की बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी टॉपिक को जब आप करवा रहे होते हो। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक उसको यहाँ पर हम देखते हैं। पहला ही टॉपिक ले लेते हैं। चलिए, पहले टॉपिक में न्यूज़ में क्यों था ये भी मैं बता देता हूँ। पहला टॉपिक न्यूज़ में इसलिए था कि जो सरकार है, सरकार ने एक स्कीम की शुरुआत की 2020 के दौरान, 2020-21 के दौरान। उस स्कीम को प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम कहा गया है। अब ये जो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम थी उसका पर्पस सरकार का क्या था। देखिए, सरकार को पता है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें तो हो नहीं रही हैं, तो सरकार को कुछ ना कुछ तो काम ऐसा करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले। तो पीएलआई स्कीम को प्रोवाइड करती है फिनेंशियल इंसेंटिव कंपनी को जो भारत में इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, मतलब कि ऑलरेडी प्रोडक्शन चल उसको और अच्छा बढ़ा रहे हैं तो उनको सरकार सब्सिडी प्रदान करती है। ठीक है। इन सिंपल टर्म्स में बोलो तो द कंपनी प्रोड्यूस सेल करती है, उन्हें ज़्यादा, जो कंपनी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, सेल करेगी विदेश में, उसको ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा।
ये यहाँ पे सरकार का पर्पस था, ठीक है। 5 साल की सरकार इंसेंटिव देती है, ये भी यहाँ पे पर्पस है। अब स्कीम में अगर आप देखोगे तो अगर आप देखोगे कि जो फूड प्रोडक्शन है, फूड प्रोसेसिंग है, फूड प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है कि जो खाद्य पदार्थ बनता है उसको प्रोसेस करना, जिससे लंबे समय तक टिका रहे, अलग अलग चीज़ों में उसका इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है ना, वो क्षेत्र मजबूत हो रहा है, ठीक है। उसने बहुत अच्छे परिणाम दिखाए हैं, ठीक। और टोटल इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में लगभग 9,000 करोड़ रुपए तक का हो चुका है, जो मतलब अगर आप देखोगे कि कितने का था, 7,000 करोड़ का था, तो बहुत अच्छा विकास इस क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। अब अगर जो 2021-22 से बजट से लेके अब तक में 10,000 करोड़ के बजट का भी प्रावधान यहाँ पे किया गया था, ठीक। अब इसमें 2 कंपोनेंट हैं इस स्कीम के। पहला है कि जो रेडी टू कुक है, प्रोसेस्ड फूड सब्सिडी, जो वेजिटेबल्स है, और मरीन प्रोडक्ट, जो मरीन हो ना, तो मरीन फूड प्रोडक्ट होता है वो हो गया, मोज़रेला चीज़ हो गया, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। अब स्कीम्स में के अंतर्गत जो स्टेटमेंट्स हैं उनको देख लेते हैं। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका पर्पज ग्लोबल फूड सप्लाई में चैंपियन बनाना है। तो देखिए, अब ये तो बहुत बेसिक स्टेटमेंट है ना कि भाई भारत सरकार क्यों ही शुरुआत करेगी इस स्कीम की, तो भारत को क्या अगर चैंपियन तो उसको बनाना ही है, ठीक है। ये बात यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा, इसको मैं यहाँ पे ना 9 तारीख कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है आपके मन में, गिव मी अ सेकंड। तो दूसरा यहाँ पे अगर आप देखो 9, इसको रेड से कर देता हूँ, ब्लैक से, 9 अप्रैल, ठीक है। अब दूसरा अगर यहाँ पे देखोगे कि ये योजना विशेष रूप से 4 खंडों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन दी जाती है। 4 कंपोनेंट्स हैं इसके अंतर्गत, जैसे RT-CRT, फूड प्रोसेसिंग, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मरीन प्रोडक्शन। तो अगर आप देखोगे ना, कंपोनेंट 2 हैं। पहले कंपोनेंट में क्या हो जाता है कि 4 जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ावा देना, जो रेडी टू ईट प्रोडक्ट होते हैं, प्रोसेस्ड जो फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होती हैं या समुद्री उत्पादन होते हैं, उनको यहाँ पे बढ़ावा देने की बात यहाँ पे की जा रही है। इस योजना में कुल वित्तीय परिव्यय कितना है, 10,900 से लेके 10,900 करोड़ 26-27 के अंत तक लागू होगी। 3 की तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे इसके बारे में करेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। तो एक तो ये आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझा। अब यहाँ पे शेलियर फिश न्यूज में थी, कहाँ पे देख लेते हैं, चलिए यहाँ पे शेलियर फिश के बारे में क्या क्वेश्चन है। शेलियर फिश विच, भाई हाईलाइटर राजा, विच रिसेंटली गेन अटेंशन फॉर इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब वर्टिकल वाटरफॉल। मतलब क्या, वाटरफॉल को इस तरह से चढ़ जाने की क्षमता पानी के माध्यम से, ये शेलियर फिश में देखने की जो अभी हाल में पता की गई है, वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है, ये बताता है कि अगर कठिन परिस्थिति होती है तो एडॉप्टेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत बेहतरीन हो जाती है। तो ये जीता जाता एग्जाम्पल है। फिश को तो आप जानते हैं, लेकिन फिश अगर वर्टिकल वाटरफॉल चढ़ रही है तो आप देखो कि क्या मतलब उसके अंदर कैपेबिलिटी है, कितना उसने खुद को एडॉप्ट किया है। तो ये बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। अभी चढ़ती क्यों है, तो बेहतर फेवरेबल हैबिटेट के लिए। ऊपर कम प्रतिस्पर्धा होती है शिकारियों से बचने की, शिकारी वाटरफॉल के ऊपर वाले रीजन में तो मारते नहीं, नीचे आके मारते हैं मछली, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे न्यूज़ में आ गई है। अब अगर आप देखोगे कि ये किस मूल क्षेत्र की निवासी जो शेलियर फिश है उसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, अपर कॉन्गो बेसिन। अफ्रीका वाला रीजन आपने देख रखा होगा, तो यहाँ पे जो कॉन्गो वाला रीजन है तो अपर कॉन्गो बेसिन में आपको देखने को मिलेगा शेलियर फिश के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओक ट्री के संबंध में देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, ओक ट्री के बारे में न्यूज़ क्या थी कि जो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने मसूरी में जो म्यूनसिपल काउंसिल द्वारा निर्माण किए जाने ओक के पेड़ की कटाई पर रोक लगा दी कि भाई तुम ओक के पेड़ को नहीं काट सकते हो। ओक के पेड़ क्या भारत में पाया जाता है, तो नहीं, नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, एशिया में भी पाया जाता है, यूरोप में भी पाया जाता है, अफ्रीका में के भी कई हिस्सों में पाया जाता है, लेकिन भारत के पूरे हिस्से में नहीं पाया जाता। ये क्योंकि अगर आप देखोगे कि सब ट्रॉपिकल रीजन में, सब ट्रॉपिकल तो उष्णकटिबंधीय हो जाएगा ना, समशीतोष्ण वाले रीजन में, जो मतलब अगर आप देखो ना कि भारत में ये वाला रीजन आपने देख रखा है ना, उत्तराखंड वाला, हिमाचल प्रदेश, इस वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। अब ओक है, बांज ओक है, मोरू ओक है, उसकी वेरियस टाइप होती हैं और ये ठंडी सर्दी और गर्मी सहन कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी वाले रीजन में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब पेड़ पौधे की सुरक्षा पता ही है आपको क्यों जरूरी है, मिट्टी का संरक्षण है, जल संरक्षण होता है, इन्वायरमेंट है, ये सारी चीज़। तो अभी हाल में रोक लगाई है किसने, हाई कोर्ट ने। ओक बिलोंग करता है जीनस क्वेरस एंड इज कंसिडर एज ए क्लाइमेक्स स्पेसीज मॉइस्ट टेम्परेचर।
मॉइस्ट टेम्परेचर में आर्द्र जो टेम्परेचर होता है उसमें ये बिलोंग करता है। आर्द्र मतलब थोड़ा सा पानी वाला भी रीजन हो, है ना, बहुत ड्राई रीजन ना हो। दूसरा, दे आर एक्सक्लूसिवली फाइन इन हाई एल्टीट्यूड। क्या सिर्फ ये हाई एल्टीट्यूड में पाए जाते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछने का प्रयास कर रहा है। तो देखिए सिर्फ हाई एल्टीट्यूड में नहीं, 800 मीटर भी ऊंचा होना तो भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेंगी। फिर तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर, ओक जंगल हिमालय झरनों को रिचार्ज करने में मदद करते हैं। भाई ये तो बात सही हो सकती है कि जो वाटर शेड होता है उसका प्रोटेक्शन करने में हिमालय झरने को रिचार्ज करने में मदद करते हैं। तो 1-3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और ये ट्राई वाले जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पे हम लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं कि आखिर ये ट्राई जो है न्यूज़ में क्यों था। तो ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ट्राई के बारे में क्या स्टेटमेंट है, न्यूज़ क्या थी, पहले ये तो बता देता हूँ कि जो टेलीकॉम अथॉरिटी उसने ड्राफ्ट टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2026 जारी किया, जिसका पर्पज़ क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को बढ़ावा देना है। तो ये ट्राई ने क्या किया, रेगुलेशन जारी किया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन को बढ़ावा देने के लिए। ट्राई किस तरह की बॉडी है उसको लेके क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। स्टेटमेंट देख लेते हैं कि इट इज़ ए स्टैच्यूरी बॉडी स्टैब्लिश टू रेगुलेट टेलीकॉम सर्विसेज। तो टेलीकॉम सर्विसेज को तो रेगुलेट करती है तो पता है, अभी स्टैच्यूरी है या नहीं ये आपको नहीं पता है। तो ये बात भी करेक्ट है, ट्राई स्टैच्यूरी बॉडी है, इसको 1997 के एक्ट के माध्यम से क्या किया जाता है, स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, फेयर कंपटीशन रहे टेलीकॉम की जो कंपनी है उनके बीच में, ये यहाँ पे ध्यान रखता है। ठीक है, टैरिफ का निर्धारण करना हो, क्वालिटी ऑफ सर्विस हो, या कहते हैं ना कि लो इंटरनेट जो होता है, ये सारी समस्या ना हो पाई, ये सब यहाँ पे ध्यान रखता है। और इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, 2 परमानेंट मेंबर होते हैं, 2 जो पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। ठीक है, और इनका टाइम पीरियड होता है 3:65। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे पता रखनी है। ठीक है, स्टैच्यूटरी बॉडी है तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा स्टेटमेंट है, चेयरमैन एंड मेंबर्स अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन फिक्स्ड टेन्योर 5 ईयर। अब देखिए यहाँ पे ये बात आ गई, अब यहाँ पे 3 और 5 वर्ष है ना, 3 और 65 वर्ष है। 3 वर्ष के लिए अपॉइंट किए जाते हैं तो 65 वर्ष तक रह सकते हैं, मतलब उनके जो 65 वर्ष से ज़्यादा नहीं रह सकते। और इनकी जो अपॉइंटमेंट की जाती है किसके माध्यम से की जाती है, प्रेसिडेंट के माध्यम से की जाती है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे करेक्ट है, प्रेसिडेंट के माध्यम से नहीं, बल्कि अब देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से की जाती है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। तीसरा, द टेली कम्युनिकेशन डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल TD सेट वाज एस्टैब्लिश टू हियर अपील अगेंस्ट द ट्राई के अगेंस्ट जो अपील है वो TD सेट के पास जाती है। ये बात यहाँ पे एकदम करेक्ट है, कल भी हमने देखा था 2017 में जो अमेंडमेंट हुआ था, है ना, जो 2017 अमेंडमेंट हुआ, जो TD सेट आल्सो हियर अपील रिलेटेड द एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेशन अथॉरिटी एरा के खिलाफ भी जो रेगुलेशन है या वो सुनवाई करती है। यहाँ भी आपको ये एक्सप्लेनेशन मिलेगा। TD सेट गठन 2000 में हुआ था एक संशोधन के माध्यम से, ताकि न्यायिक कार्यों को रेगुलेटरी कार्यों से अलग किया जा सके, है ना। ठीक है, 2017 के बाद TD सेट हवाई अड्डा आर्थिक प्राधिकरण से संबंधित अपीलों की सुनवाई भी करता है। तो ये बात भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। तो ये ट्राई के ऊपर जो बॉडी है जो रिव्यू करती है डिसीजन वगैरह, ये TD सेट से बोला जाता है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 सही आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ पोषण पखवाड़ा 2026 टू ऑब्जर्व इन अप्रैल 2। ठीक है, अप्रैल मनाए जाने वाले पोषण पखवाड़ा का मुख्य विषय क्या था, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका मुख्य विषय क्या था, आइडेंटिफाई करना ट्रैकिंग सिस्टम शैम चिल्ड्रन, है ना, गंभीर जो तीव्र कुपोषण है, सीवियर इंटेंसिव जो मालन्यूट्रिशन है उसमें बच्चों की पहचान करना था। दूसरा, प्रमोशन ऑफ मिलेट्स, मोटे अनाज को बढ़ावा देना है पोषण पखवाड़ा का पर्पज। तीसरा, जीवन के पहले 6 वर्षों मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना। चौथा, सस्टेनेबल जो न्यूट्रिशन है उसके लिए वाटर मैनेजमेंट करना। ठीक है, इन चारों में से सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट करना फर्स्ट से 6 मंथ में, ये यहाँ पे इसका पर्पज है। ठीक है, तो द 8th एडिशन जो पोषण पखवाड़ा का फोकस करता है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट पे। ठीक है, किस पे, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में फोकस करता है। ठीक है, चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पेयर्स वाले हैं। पेयर्स वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे कंसीडर क्या करना है, प्रोटेक्टेड एरियाज स्टेट रिसेंट ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, अब वो किस स्टेट संबंधित हैं और वहाँ पर क्या अभी हाल में क्यों न्यूज़ में थे। जैसे उमरेड, पाउनी, करहंडला उमरेड पाउनी महाराष्ट्र में है, और मेलानिस्टिक जो चीतल है वो यहाँ पे न्यूज़ में था, इस वजह से चर्चा में था, ये आपको बताना है। ठीक है,
तो अगर आप देखोगे तो उमरेड पौनी जो करहंडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नागपुर के पास है, मेलानिस्टिक काले रंग का चीतल जो है देखा गया है, और ये रेयर है जो वहाँ पर देखा गया है। तो इस वजह से न्यूज़ में था। अब इसको इस्टेब्लिश, तो ये उमरेडा जो पौनी करहंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश किया गया था रिसेंट में, जो मेलानिस्टिक चीतल की वजह से न्यूज़ में था। अब यहाँ पे इस जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, नेशनल पार्क होते हैं, उनसे अगर कोई जुड़ा हुआ वाटर बॉडी है या रिवर है, वो भी न्यूज़ में आ सकता है, उससे भी जुड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वेनगंगा जो रिवर है वो उमरेडा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके आसपास से होकर गुजरती है, तो एक तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा, नारकोंडम जो आइलैंड है वो अंडमान निकोबार में है, और सैंडरलैंड या शोरबर्ड की वजह से न्यूज़ में था। सैंडरलिंग या जो शोरबर्ड मतलब कि जो अपतटीय पक्षी होते हैं सैंडरलिंग, उसकी वजह से न्यूज़ में था, ये आपको बताना है। तीसरा, कुक्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश में है, अल्बिनो हिमालयन ताहर की वजह से न्यूज़ में था। कुक्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश में है, अल्बिनो हिमालयन ताहर की वजह से न्यूज़ में था। इन तीनों में से आपको क्या सही आपको बताना है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे दो के दोनों ही, नारकोंडम आपको पता है कि वॉल्केनिक जो रीजन है वहाँ पे, और कुक्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हिमाचल प्रदेश में है, जो हिमालयन ताहर की वजह से न्यूज़ में था। और रिसेंट में भी हमने इसके बारे में देखा भी था, करंट अफेयर में था, ठीक है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किसके बारे में देख लेते हैं, ज्योग्राफी मैपिंग बेस्ड ही है। चलिए सैंडरलिंग के बारे में क्वेश्चन बनाया इसको, तो चलिए देख लेते हैं। सैंडरलिंग आर कंसिडर्ड द कंप्लीट माइग्रेंट दैट ट्रेवल 1000 ऑफ किलोमीटर एनुअली। जो सैंडरलिंग होते हैं वो क्या कर बहुत फेमस होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, माइग्रेटरी स्पीसीज होते हैं, और ये 1000 से 3000 से 10,000 किलोमीटर माइग्रेशन करते हैं, है ना। तो ये बात यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा, दे आर टिपिकली ब्रीड इन द हाई आर्कटिक रीजन। ये मतलब जो ब्रीडिंग होती है इनकी हाई आर्कटिक ठंडे रीजन में ब्रीड करते हैं, और दुनिया भर में सर्दियों की जगह दक्षिण की ओर उड़ते हैं, है ना। फ्लाई साउथ एंड विंटरिंग, अब आपको जाहिर सी बात है इतनी ठंडी अब पड़ेगी तो ये इधर साउथ की तरफ तो मूवमेंट करेंगे। तो सैंडरलिंग की खासियत यहाँ पे यही है ना, इसलिए भी ये न्यूज़ में थे। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही है, इसका ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कर रहा है। अब एक IOS सागर है, ये न्यूज़ में था, INS सुनन्या, ठीक है। नारकोंडम आइलैंड के बारे में, नारकोंडम आइलैंड वेयर द सैंडरलिंग वाज रिसेंटली स्पॉटेड करेक्टराइज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। जो नारकोंडम आइलैंड में जो सैंडरलिंग है जिसको देखा गया है, जो मैंने आपको बताया कि आर्कटिक रीजन में ब्रीडिंग करते हैं, उसके बाद ये साउथ की तरफ मूवमेंट करते हैं, इनको अंडमान में देखा गया है। तो यहाँ पर इसके रिलेटेड क्या न्यूज़ है? इट इज़ अ डोरमेंट वॉल्केनो, नारकोंडम में एक डोरमेंट वॉल का सुसुप्त ज्वालामुखी है, यहाँ पे कहा जा रहा है। इज द साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन टेरिटरी, साउथ मोस्ट पॉइंट, देखिए नारकोंडम साउथ मोस्ट पॉइंट नहीं, कार निकोबार वगैरह साउथ मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। इट इज़ कोरल एटॉल ओलिव रेड लेक नेस्टिंग, तो कोरल रेड ओलिव नेस्टिंग ये भी नहीं है यहाँ पे, उड़ीसा तट में आपको देखने को मिलेगी। चौथा, इट इज़ द रिवर लाइन आइलैंड लोकेटेड ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ब्रह्मपुत्र रिवर में माजुली डेल्टा है, ना कि नारकोंडम डेल्टा, ठीक है। तो ये चौथा भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, लुआंडा कैपिटल एंड मेजर अटलांटिक पोर्ट है, माउंट मोको हाईएस्ट पीक है अंगोला की, और कैलेंडुला है लार्ज वाटरफॉल लुकाला रिवर का। ये पूरी जो साइट्स हैं ये तीनों के तीनों न्यूज़ में थी, करेक्ट तो तीनों ही हैं, है ना। ये मैंने इन्फॉर्मेटिव टाइप क्वेश्चन बनाया है। क्या हुआ कि अंगोला ने में भारत के लिए गैस आपूर्ति में वेस्ट एशिया में एक महत्वपूर्ण ऑप्शन भर के उभरा है ना। एक बड़ा ऑप्शन निकल के सामने है, कौन सा? अंगोला कंट्री, है ना। अब अंगोला कंट्री अगर आप देखो अफ्रीकन कंट्री है, अटलांटिक के कोस्ट में रीजन में आपको देखने को मिलेगा। साउथ ईस्ट में इसके जाम्बिया देखने को, तो इसकी लोकेशन अगर अफ्रीका में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, साउथ ईस्ट में आपको जाम्बिया देखने को मिलेगा, साउथ में नामीबिया देखने को मिलेगा, अटलांटिक से जुड़ा हुआ है, और इसकी कैपिटल लुआंडा है, ठीक है। ये बात भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। कांगो रिवर वगैरह आसपास इसके रहती हैं, ठीक है। कलाडोला, इसमें कलाडोला फॉल्स भी लुकाला रिवर पर है, जो कहाँ पे? लुआंडा में, ठीक है। तो ये जो कंट्री है अंगोला, इसकी कैपिटल है लुआंडा, तो वो न्यूज़ में थी। तो अंगोला जो कंट्री है आप थोड़ा सा मैपिंग वाइज भी देख लीजिएगा, हालांकि मैपिंग का मैं कवर करवाऊंगा एक बार फिर से, जो रिसेंट में न्यूज़ में था, लेकिन ये